अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इसरार अहमद कसाना। और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं तो आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि आज हमारा टॉपिक होगा मुवासलात के शोबों में तरक्की और तामीर का जो सिलसिला जारी है पाकिस्तान में, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त अंडरटेक किए जा रहे हैं और उनकी तफसीलात हम जानेंगे। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे मोहम्मद शमीम सिद्दीकी साहब, जो कि वफाकी वज़ीर मुवासलात हैं। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और उनके ऊपर क्या अपडेट्स हैं और कितनी प्रोग्रेस उन पर हो चुकी हुई है। उनसे पूरी अपडेट लेंगे। इसके अलावा आपकी कॉल्स भी लेंगे और आप हमें कॉल्स कीजिएगा, हमें बताइएगा कि इन हवालों से तमाम रोड्स और कंस्ट्रक्शन और पोस्ट और ये जितने भी हमारे मामलात हैं इनके हवाले से आपके क्या कंसर्न्स हैं, आपके क्या मुशाहिदात हैं, और इवन अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर है 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk। इसके अलावा नाज़रीन, आपको मालूम है आज मेरी तरह पूरे मुल्क का दिल बोझल है और बहुत ही एक तकलीफ़ की सूरत है, और उसकी वजह यह है कि हमारी एक बहुत एहसास शख्सियत मुनीर नियाज़ी साहब का इंतकाल हो गया है। और बहुत अजीम इंसान, बहुत ही बुलंद पाया शायर और बहुत अच्छे इंसान के तौर पर हमने जानते थे, और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो फरमाते हैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में भी हम बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी उनके हवाले से लेंगे। इसके अलावा क्रिकेट को भी टच करेंगे और आपने देखा कि शेन वॉर्न ने 700 विकेटों का एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि जो शायद ही कभी टूट सके। शेन वॉर्न के बारे में बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और आपकी कॉल्स भी उस हवाले से लेंगे। आप हमें कॉल्स कीजिएगा, लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद। और खबरों के लिए चलते हैं न्यूज़ सेट के ऊपर, और न्यूज़ सेट पे हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ नकवी साहब और सुहेल फारूक साहब, उनके साथ मौजूद हैं समाज से महरूम अफराद की मदद के लिए। ओवर टू यू इम्तियाज़ साहब। शुक्रिया कसाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहद पर तकरीबी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए बाज़ मकामात पर बाड़ लगाने और बारूदी सुरंगें बिछाने का फैसला किया है। ये बात सेक्रेटरी खारजा रियाज मोहम्मद खान ने इस्लामाबाद में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में बताई। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये गैर मामूली फैसला गैर मामूली हालात में किया है। पाकिस्तान आर्मी हैज बीन टास्क्ड टू वर्क आउट modalities for selectively fencing and mining the Pakistan-Afghanistan border. These measures will supplement the measures which are already in force. सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि कश्मीर के बारे में पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक़ क़ुदरादियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पाकिस्तान कश्मीर का वही हल तस्लीम करेगा जो कश्मीरियों को काबिल कबूल हो। उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा परनाब मुखर्जी के अगले माह इस्लामाबाद के दौरे में कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बातचीत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान और ईरान के दरमियान गैस पाइपलाइन मनसूबे पर काम जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने मसले कश्मीर के जल्द तस्वीर की ज़रूरत पर जोर दिया है और कहा है कि मसले कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मुनसिफाना तौर पर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इस्लामाबाद में बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन खालिद महमूद से बातें करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान 3 अहम खित्तों जनूबी एशिया, वस्त एशिया और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़ है और इलाकाई इक़्तिसादी ताउन और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहा है। जनाब शौकत अजीज़ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग में बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार की तारीफ की। अगले साल इस्लामाबाद में होने वाली ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सरमायाकार पाकिस्तान में साजगार माहौल से फ़ायदा उठाते हुए सरमायाकारी करें। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि सोमालिया में तनाज़ा जारी रहने से मुल्क में सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है और इससे पूरे इलाके में अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए सोमालिया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी नुमाइंदे ने कहा कि मसले को सियासी तौर पर हल करने में नाकामी
मुल्क के आवाम के लिए तबाहकुन होगी और पूरे इलाके में इसके बुरे असरात मुरतब होंगे। इत्तलात के मुताबिक एथियोपिया की फौज तैयारों और टैंकों की मदद से इस्लाम पसंद मलेशिया के खिलाफ मुसलसल हमले कर रही है और दो अतराफ से मोगादिशु की जानिब पेशकदमी कर रही है, ताहम उसे शदीद मुजाहिमत का सामना है। नाइजीरिया के बड़े शहर लागोस में तेल पाइपलाइन में धमाके से कम 500 अफराद हलाक हो गए। इत्तलात के मुताबिक सैकड़ों अफराद पाइपलाइन से गैर कानूनी तौर पर तेल निकाल रहे थे कि अचानक जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रेड क्रॉस हुक्काम के मुताबिक जाए हादसे से अब तक 260 लाशें निकाली गई हैं और दर्जनों जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक लाशें अभी गिनी जा रही हैं और खदशा है कि जानी नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता है। इंसानी हुकूक के बैनुल अक़वामी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इराकी हुकूमत पर जोर दिया है कि साबिक सदर सद्दाम हुसैन को फांसी न दी जाए। न्यूयॉर्क में तंजीम ने एक बयान में कहा है कि मुकदमे की गैर मुनसिफाना कार्रवाई के बाद सजाए मौत का फैसला निहायत गलत है। तंजीम ने कहा कि मुकदमे में उस वक्त सियासी मुदाखलत भी देखने में आई थी जब इराक के कौमी सलामती के मुशीर ने अदालत के फैसले से पहले ही सजाए मौत के फैसले का ऐलान कर दिया था। इराक की एक एपलेट अदालत ने साबिक सदर सद्दाम हुसैन की सजाए मौत को बरकरार रखते हुए आइंदा 30 दिन के अंदर उन्हें फांसी देने के लिए इंतजाम करने की हिदायत की है। इराकी खुसूसी ट्राइब्यूनल के सरबराह आरिफ अब्दुज़्ज़ाक ने बगदाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि एपलेट अदालत ने साबिक इराकी सदर की सजाए मौत की तस्दीक कर दी है और अब ये इराकी हुकूमत की सवाबदीद पर है कि वो 30 दिनों के अंदर फांसी के लिए इंतजाम को यकीनी बनाए। ईरान ने कहा है कि वो अपने एटमी प्रोग्राम के लिए सनती पैमाने पर यूरेनियम की अफसूदगी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान के नायब वजीर खारजा ने, जो इन दिनों सऊदी अरब में हैं, कहा कि ईरान अगले साल फरवरी में इस्लामी इनकलाब की 28वीं सालगिरह की तकरीबात के मौके पर यूरेनियम की सनती पैमाने पर अफसूदगी के सिलसिले में अहम इकदाम का ऐलान करेगा। उर्दू और पंजाबी के मुमताज शायर मुनीर न्याजी लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। उनकी नमाज जनाजा आज 2 बजे दोपहर टाउनशिप लाहौर पार्क में अदा की जाएगी। वो गुज़श्ता कुछ अरसे से शदीद अलील थे। मुनीर न्याजी 19 अप्रैल 1928 को जिला होशियारपुर में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान साहिवाल मुंतकिल हो गया। उन्होंने दयाल सिंह कॉलेज लाहौर में ग्रेजुएशन की। 1950 में मुनीर न्याजी का पहला शेरी मजमूआ तेज हवा और तन्हा फूल शाया हुआ। वो 30 से ज्यादा किताबों के मुसन्निफ थे। उनकी शायरी के मुख्तलिफ मजमूओं के तराजम दुनिया की कई जुबानों में किए जा चुके हैं। उन्हें अकादमी अदबियात की जानिब से अदब का सबसे बड़ा अवार्ड कमाल फन दिया गया और हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और 2 मरतबा सितारा इम्तियाज भी दिया। पाकिस्तान टेलीविजन के मैनेजिंग डायरेक्टर अशरफ अजीम ने अपने ताज़ियती पैगाम में कहा, मुनीर ने जिस तरीके से शायरी को जिस तरीके से इजहार का ज़रिया बनाया, वो एक नई डिक्शन थी, एक नई एक सोच थी। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, जो एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। और उसने उन महसूसात को जिस तरीके से बयान किया है, वो हमारी उर्दू शायरी में एक नई जहद की तरफ इशारा करता है। मेरे बाहर फसीलें थी गुबारो खाको बारां की, मिली मुझको तेरे गम की खबर आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर इस शहर पे आसेब का साया है या क्या है, कि हरकत तेज सर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। मुनीर न्याजी जिस खूबसूरत डिक्शन में बात करता है, जिस अंदाज में बात करता है, वो नए ज़मानों और नई दुनियाओं को पता देती है। हमारे अहद का अजीम शायर आज हमसे रुखसत हो चुका है। शामे अलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों।
दिफाई चैंपियन सियालकोट स्टैलियंस ने कराची डॉल्फिन्स को 14 रन से हराकर ऑल पाकिस्तान 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। कराची में खेले गए फाइनल में सियालकोट स्टैलियंस ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 151 रन बनाए। इमरान नजीर ने 46 और शोएब मलिक ने 31 रन स्कोर किए। डॉल्फिन्स की तरफ से वसीम नईम और आजम हुसैन ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में कराची डॉल्फिन्स की टीम 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 137 रन बना सकी। फवाद आलम ने 154 रन बनाए। स्टैलियंस की तरफ से मोहम्मद आसिफ और अब्दुर्रहमान ने 2-2 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर शेन वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेटें हासिल करने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए हैं। शेन वॉर्न ने ये एजाज एशेज सीरीज के चौथे टेस्ट में इंग्लैंड के एंड्रयू स्ट्रॉस को आउट करके हासिल किया। 37 साल शेन वॉर्न अपने कैरियर का ये 144वां टेस्ट खेल रहे थे। चौथे टेस्ट के पहले दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 48 रन बनाए और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए थे। इससे पहले इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 159 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शेन वॉर्न ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 5 खिलाड़ियों को आउट किया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। नाजरीन, ये तो थी अब तक की खबरें। अब प्रोग्राम न्यूज़ प्लस के लिए चलते हैं इसरार अहमद कसाना के पास। जी बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ नकवी साहब। खबरें सुनी नाजरीन आपने, और सुहेल फारूक साहब समाज से महरूम अफराद की मदद के लिए वहाँ पे मौजूद थे। और ये एक बड़ा वाक़तन एक ऐसा फ़न है जो अल्लाह ताला ने इनको अता किया है कि कम्युनिकेशन जो है वो लोगों को बताते हैं, और ख़ासतौर पे वो लोग के जो एक तरफ से महरूम हैं उनकी मदद के लिए यहाँ पे वो एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको मालूम है कि दिसंबर का महीना कायद का महीना, और कायद की एक कोटेशन आपके सामने पेश करता हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से है और तरक्की के हवाले से है और डेमोक्रेसी के हवाले से है। ये उन्होंने सिब्बी दरबार में 14 फरवरी 1948 में एक तकरीर करते हुए कहा। फरमाते हैं, आई हैव हैड वन अंडरलाइंग प्रिंसिपल इन माइंड, द प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम डेमोक्रेसी। It is my belief that our salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. I wish you, my brethren of Balochistan, Godspeed and all success in the opening of this new era. May your future be as bright as I have always prayed for and wished it to be. May you all prosper. आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये कायदे के अल्फाज नाजरीन, और बलूचिस्तान के हवाले से, और जिस तरह उन्होंने बताया कि हमारा जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं वो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, और वही प्रिंसिपल्स के जो आज से 1400 साल पहले इन्विजन किए गए थे, और उनको हमें फॉलो करना है, और एक एनलाइटेंड इस्लाम जो है वो दुनिया के सामने पेश करना है। यही हमारा आज का चैलेंज है और इसको हमें टेकअप करना पड़ेगा। ये कायदे के अल्फाज। और जैसे कि मैंने पहले कहा नाजरीन, एक और बुरी खबर जो आज चल रही है और वो है मुनीर नियाज़ी साहब का इंतकाल। मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक शेर आपको और सुनाता चलूं। फरमाते हैं कि रोका अना ने काबिश बेसूद से मुझे, रोका अना ने काबिश बेसूद से मुझे, उस बुत को अपना हाल सुनाने नहीं दिया। मुनीर नियाज़ी का ये शेर, और उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक और शेर फरमाते हैं कि जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, जानता हूं एक ऐसे शख्स को मैं भी मुनीर, गम से पत्थर हो गया लेकिन कभी रोया नहीं। मुनीर नियाज़ी के ऊपर बात करेंगे और प्रोग्राम में भी आगे इसको बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आते हैं। प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। तालीम बच्चों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि अच्छी खुराक और सेहत अफजा माहौल, और ये सारी चीजें उसी वक्त मुमकिन है जब इनकी मनसूबाबंदी की जाए। बच्चों की पैदाइश में वक्फा इस मनसूबाबंदी का एक हिस्सा है, ताकि आपके सारे काम सही तौर पर अंजाम पाए और बच्चों को उनका पूरा हक मिले। यकीनन आप अपने बच्चों को जिंदगी में
कामयाब देखना चाहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ब्रेक के बाद हमें फिर दोबारा ज्वाइन किया है और आपको खुशामदीद भी कहते हैं एक दफा फिर। लेकिन प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम बात करेंगे मवासलात के शोबे के हवाले से और उसमें देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या क्या प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने अंडरटेक किए हुए हैं और कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब शमीम सिद्दीकी साहब, वफाकी वज़ीर मवासलात हैं। शमीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। शमीम साहब, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र करना है और देखना है कि उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस चल रही है। एक तो ये है कि सड़कों का एक जाल जो है वो बिछाया जा रहा है, एक पूरा नेटवर्क है। हम कहाँ से शुरू करें? हम लियारी एक्सप्रेसवे से शुरू करें कि क्या सूरत हाल है उससे? क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल से साउथ से नॉर्थ चलते हैं। साउथ से नॉर्थ चलते हैं, चलें ऐसे कर लेते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, लियारी एक्सप्रेसवे और नॉर्दर्न बाईपास दो प्रोजेक्ट थी जो कि अप्रैल 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जब कराची तशरीफ लाए तो उन्होंने इस चीज़ को एहसास किया कि यहाँ पर ये दो जो है रोड्स की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि कराची के अंदर इस वक्त आपने देखा कि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, आबादी भी ज़्यादा है और पिछले 7-8 साल के अंदर जो इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है ये उसका भी नतीजा है कि हर दूसरा तीसरा आदमी जिसके पास गाड़ी नहीं थी वो गाड़ी भी लीजिंग के जरिए वो ले रहा है। तो ये सारी इंडिकेशन ये है कि इकोनॉमी हमारी ग्रो कर रही है और ये अच्छी बात है कि आपके ट्रैफिक की में इजाफा हो और तमाम इन एक्टिविटीज़ के अंदर इजाफे से जो है ये तमाम इंडिकेशंस हैं। तो एक्चुअली लियारी एक्सप्रेसवे का जैसे भी शायद मैंने अपने आप के किसी एक प्रोग्राम में बताया था कि ये बड़ा एक अनोखा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के दो हिस्से हैं। एक तो इटसेल्फ जो प्रोजेक्ट है जो कैरिज वे है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो एक तो वो है, और दूसरा जो है कि उससे जो लोग मुतासिर हुए हैं वहाँ उस प्रोजेक्ट से जिनको हम वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं उनकी तादाद भी तकरीबन 30,000 से ज़ायद फैमिलीज की होगी। अच्छा। अभी तक 24,000 फैमिलीज को हमने वहाँ से डिस्प्लेस करके रिहेबिलिटेट और सेटल कर दिया है उनको ना। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मैं समझता हूँ, और इसके अंदर जो हमारा एस्टिमेट था कि साहब वहाँ पर कोई 14 से 15,000 लोग को हटाया जाएगा, मगर जब हम ग्राउंड में उतरे और जब हम गए तो देखा कि साहब एक एक घर में 4-4 फैमिलीज रह रही हैं और एक 3-3, 4-4 मंजिला इमारतें हैं। तो वहाँ पर हमें तमाम चीज़ को दोबारा रिकंसिडर किया कि अब एक अंदाज़ा है कि वहाँ पे 30,000 फैमिलीज़ को हमने वहाँ पर रीसेटल करना है, और उसके लिए 3 अलग वो बल्दिया टाउन और तैसर टाउन और हॉक्सबे में इनकी स्कीम बना दी है, वो वहाँ पर जा रहे हैं। और दूसरा इसका मरहला है कि इसकी कंस्ट्रक्शन। तो अब जैसे जैसे राइट ऑफ वे मिलता जा रहा है वैसे वैसे उसके ऊपर राइट ऑफ वे जो है इस वक्त हमारे पास 76-77% हमें राइट ऑफ वे मिल गया है, और 60 to 65 उसका जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ लियारी एक्सप्रेसवे जो ब्रिज वो जो है एक्सप्रेसवे जो है वो मुकम्मल हो गया है। तो इसमें एक कोशिश हमारी है कि इसका एक आने का रोड है, एक जाने का रोड है, एक साउथ बाउंड एक नॉर्थ बाउंड है। तो हम चाह रहे हैं कि साउथ बाउंड जो है वो किसी तरीके से ये जून 2007 तक जो है वो मुकम्मल करके आवाम के सामने रख दिया जाए कि साहब ये प्रोजेक्ट बनेगा, क्योंकि हमें दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं जिसमें नॉर्थ बाउंड में कि लोग जगह हमें दे नहीं रहे। तो जब एक प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा तो उनको फिर और सबको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाकई इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि देखें वहाँ की अगर आप हिसाब लगाएं तो 1% भी नहीं बनती टोटल जो कराची की आबादी है जो लोग वहाँ पर हैं, उनकी वजह से 1.5 करोड़ की आबादी को रोजाना घर 1.5 घंटे 2 घंटे देर से पहुंचना पड़ता है और 1 घंटे 2 घंटे घर से पहले निकलना पड़ता है। उनको इंसेंटिव्स वगैरह भी आप दे रहे हैं? जी हाँ, उनको हम एक प्लॉट भी दे रहे हैं और उनको एक 50,000 रुपये कैश भी दे रहे हैं, और जो कि इंक्रोच्ड जो लोग किया हुआ इन्होंने, और ये तमाम इंक्रोचमेंट ही हैं, ये सारी इंक्रोचमेंट। और जो इससे उसमें लीज्ड जो हाउसेज आए हैं उनको फिर हमने जो कोर्ट ने डिसाइड किया है एज पर मार्केट रेट, उनको फिर उस हिसाब से कंपनसेशन कर रहे हैं। किसी को हमने 20 लाख दिए, किसी को 25 लाख दिए, किसी को 30 लाख दिए, और इससे जायद भी अगर होंगे तो वो हम जरूर उसको देंगे जिनकी लीस्ट प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये है कि जो साउथ बाउंड है वो जून 2007 में आपका टारगेट है कि कंप्लीट हो जाए, इंशाल्लाह, और जो नॉर्थ बाउंड है वो
अगर ये सब कुछ सही हो जाता है, वो अगर सही हो जाता है दिसंबर 2007 में हम उसको भी मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि उसके सारे इन्फ्रास्ट जो इसका जो दिसंबर तक हो सकता है। स्ट्रक्चर जो है 2007 की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर अगर तो तकरीबन स्ट्रक्चर उसके मुकम्मल हैं, और जैसे हमें ये मिलता है तो हम इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दिसंबर 2007 तक उसको मुकम्मल करें, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि राइट ऑफ वे मिल जाएगा तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। दूसरा बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है कराची के अंदर नॉर्दर्न बाईपास। ठीक, कराची पोर्ट का जो जितना भी बड़ा ट्रैफिक है और जितने भी ट्रेलर्स हैं वो इस वक्त कराची शहर के अंदर से होकर जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो कंजेशन बहुत बढ़ जाता है और आए दिन एक्सीडेंट होता है तो लोग जो है फिर दूसरा इश्ताल में मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। नॉर्दर्न बाईपास के इस रोड के बनने से पहले लोगों की इसकी अफादियत का पता नहीं था। जैसे ये रोड अभी बना है, इसमें सिर्फ एक ब्रिज है जो कि बदकिस्मती से हो चुका है, लेकिन नहीं, ये अभी 96% ऑलमोस्ट। एक्चुअली रोड का ये है कि अगर वो 98% भी मुकम्मल हो जाए और 2% अगर नहीं हो तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि ब्रिज जो है उसका एक बदकिस्मती से उसका एक पोर्शन जो है वो फेल हो गया है, वो डिजाइन उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। डिजाइन प्रॉब्लम है या कुछ करप्शन प्रॉब्लम? देखें, ये सारी चीजें जो ओरिजिनेटिव वहीं से करती हैं, करप्शन से सारी चीजें जो है ना, तो लिहाजा मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस इशू को इस तरह ही लें कि साहब इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम है और कंसल्टेंट ने बाहर से भी हमने कंसल्टेंट बुलवाए हुए हैं और वो उसकी वजह से वो प्रोजेक्ट तकरीबन एक्सटेंड करने के बाद फिर मजीद 6 महीने के लिए वो डिले हो गया है। अब मैं उम्मीद है कि जनवरी में किसी वक्त भी ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। जब आप टेक्निकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उसमें ये क्या समझना जायज है कि असल में वो करप्शन का प्रॉब्लम होता है? देखिए, अगर उसको एक्चुअली बदकिस्मती से हमारे यहाँ इन हाउस भी वो नहीं है कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के, कंसल्टेंट ने जो चीज़ हमें दी है कि आया कि वो दुरुस्त है या नहीं है। बदकिस्मती से ये है कि जो कंसल्टेंट हमें दे देता है हमको एज इट इज़ उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराना शुरू करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इन हाउस भी हमारे पास जो है इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कि जो कंसल्टेंट हमें जो डिज़ाइन या ड्राइंग या जो भी प्रपोजल दे रहा है उसको हम समझें और समझने के बाद फिर बताएं कि वाकई ये एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता। इस चीज़ का हमारे यहाँ जो है फुकदान है और यही वजह है कि लियारी एक्सप्रेस वे में भी जो डिले हो रही है और इस नतीजे में पहुंचा हूं कि इसके भी डिज़ाइन में कोई ना बेसिक प्रॉब्लम है। चलिए इस पे मजीद बात करते हैं शमी भाई, और हम जरा कॉलर्स के साथ भी जरा सिलसिला गुफ्तगू का बढ़ाएं आगे और देखते हैं कि हमारे साथ कॉलर्स हैं और उनमें से कौन कौन से कॉलर्स हमारे क्या क्या क्वेश्चन करते हैं। नाज़रीन, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, हमारे नंबर है 9222 और दूसरा नंबर है 922045 इज द फर्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। टीवी की आवाज जरा कम कर दीजिए प्लीज। जी साना साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप सुनाइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सईद भट्ट बोल रहा हूं सियालकोट से। जी भट्ट साहब फरमाएं जी, सियालकोट से। सर ये है तो जितना काम ये गवर्नमेंट कर रही है, मैंने हम समझते हैं इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। बहुत सड़कों के जाल बिछा दिए हैं, लेकिन इधर चेकिंग नहीं हो रही सर। ये सियालकोट पसरूर रोड है, तकरीबन 16 करोड़ रुपए की लागत से तमीर हुआ है। ठीक है, तो ये अभी टूट फूट का शिकार हो गया। चलें इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सियालकोट पसरूर रोड के बारे में और इसी तरह दूसरी रोड्स के बारे में जो बात हो रही है, सड़क बनती है और 2 महीने के बाद हम देखते हैं कि वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है या आपका कंसल्टेंट होता है वो इंग्लैंड चला जाता है या वहां पे जाके कुछ और काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल दुरुस्त है ये कि मेरी भी एक्चुअली बिल्कुल इसी एजेंडे पे मैं काम कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत का और खुसूसी तौर से सदर पाकिस्तान का और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और इस हुकूमत का तमाम एजेंडे के साथ साथ एक एजेंडा ये भी है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त उसको अपने वक्त के ऊपर उनको मुकम्मल किया जाए और उनकी क्वालिटी के ऊपर किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तो अब इसमें मैंने कई एक प्रोजेक्ट की खुद भी निशानदेही की है। मैं तो खुद अपने जो गलती है हमारे अपने डिपार्टमेंट की उसकी मैं निशानदेही करता रहता हूँ। तो उस हवाले से जो है हम फिर मैंने मतलब डिपार्टमेंट में जो NHA के अंदर उनके जो जिम्मेदारान हैं उनको इस बात की तंबीह की है कि एक तो इन हाउस आप अपनी जो है ना कैपेसिटी को इम्प्रूव करें और सिस्टम को अपने यहाँ जो है बेहतर बनाएं, क्योंकि जिस वक्त तक आपके यहाँ इन हाउस कैपेसिटी नहीं होगी किसी चीज को समझने की तो आप नहीं कर सकते। आपने पिछले दिनों मैं देख रहा था
एक आपकी स्टेटमेंट आई है कि NHA करप्ट तरीन इदारा है, सारा सेटअप बदल देंगे, ये आपने फरमाया। और इसमें NHA का जिक्र जब आज आ ही गया है और आपने बात भी की है और आपकी स्टेटमेंट भी मैं कोट कर रहा हूं, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और आपके जो पूरी मिशन स्टेटमेंट है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपने करप्शन को इसको खत्म करना है और डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेना है। देखिए, आपको बताऊं कि इस वक्त पूरी के पूरे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही कहा। 35 अरब रुपीस के जो सालाना PSDP है वो हमारे जिम्मे है, वो हमारा पोर्टफोलियो, उसको हम सालाना खर्च करते हैं। और हमें तमाम जो सदर पाकिस्तान ने हमें एक टारगेट दिया है एशियन डेवलपमेंट में, हमारे यहाँ हमारे जो रोड्स हैं, हाईवेज हैं, उनको एशियन हाईवेज का दर्जा दिया है। तो ये अब मैं समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है, एक टाइम आ गया है कि इसको तमाम चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे, अपने सिस्टम को रीऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, अपनी वसत पैदा नहीं करेंगे अपने अंदर, तो मैं समझता हूं कि जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी इस वक्त भी मैं बड़े अफसोस के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे 40 प्रोजेक्ट्स में से 16 प्रोजेक्ट जो है वो अपने शेड्यूल से पीछे हैं। और ये जो सदर पाकिस्तान ने जो हमें एक टारगेट दिया है वो पता नहीं, मैं समझता हूं कि हम उसको पूरा कर सकें भी ना कर सकें, मगर उसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि हम बेहतर जो कंसल्टेंट्स हैं और इनको बाहर से लाया जाए, मलेशिया के कॉन्ट्रैक्टर्स को पाकिस्तान में लाया जाए, क्योंकि ताकि ये तमाम प्रोजेक्ट्स को जो है वक्त के ऊपर। लेकिन मेरा कंसर्न इसमें सिर्फ इतना सा है शमीम साहब, आप जाहिर है कि इस पूरे प्रोजेक्ट्स को और पूरे सिनेरियो को हैंडल कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन हमारी क्यों नहीं है? हमें पता भी चल जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम लाई करता है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको हम फिक्स क्यों नहीं करते हैं? एक इदारे का पता चल गया, आपने स्टेटमेंट दे दी, करप्ट तरीन इदारा है, अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर है? वो NHA के सरबराह के ऊपर है या आपके ऊपर है या वो लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं उनके ऊपर है? हम जब कंडोन करते हैं, करप्शन देखते हैं, एक गलत काम हो रहा है, उसको देख के फिर इधर मुंह कर लेते हैं, तो ये कब तक सिलसिला चलेगा? देखें, कम से कम मैं अपने लिए कह सकता हूं कि मैं कभी भी उस चीज से अपना मुंह नहीं फेरता, और जहां भी करप्शन नजर आती है मैं उसको फौरी तौर से हाईलाइट करता हूं, और इदारे के जो जिम्मेदार हैं उनको भी मैं उसकी निशानदेही करता हूं। और हम लिख करके भी हमने बहुत सारे एक सीरीज है प्रोजेक्ट्स की जिनके बारे में हमने बताया है, क्योंकि मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ और मेरे पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज भी नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर 40 से ज़ायद इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और दूर दराज इलाके में है, और मैं बता दूंगी मुमकिन भी नहीं कि आप 40 के 40 प्रोजेक्ट्स पे साल के अंदर एक दफ़ा भी जा सकें, क्योंकि इतने दूर दराज इलाके के अंदर है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो आपका सवाल था कि आप जीरो टॉलरेंस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, इसमें एक्चुअली बड़े लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और ख़ास तौर से रिपेयर और मेंटेनेंस साइट के अंदर जो है हमारे यहाँ 8 अरब रुपए का जो है बजट है, और मेंटेनेंस के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं वो तकरीबन जो है मेरे लिहाज से फेल हो गए, क्योंकि मैं अभी ठट्टा की तरफ गया, नूरियाबाद की वाला प्रोजेक्ट है, हालामोरो का जो प्रोजेक्ट है, और मेंटेनेंस तो काम है NHA का, मेंटेनेंस काम भी NHA का ही है, तो वो भी तो इसका मतलब है ये पूरा इदारा फेल हो चुका है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, आप कह रहे हैं कि तमाम प्रोजेक्ट्स फेल हो चुके हैं? नहीं, मैं ये कह रहा था रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है NHA। जी, ठीक है ना, ये मैं NHA का अगर आप कहें तो मैं उसको सुना देता हूँ आपको कि NHA की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, बिल्कुल ठीक है। अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके कहने के मुताबिक नहीं हो रही है और वो फेल हो चुके हैं, तो पूरा इदारा फिर इसका मतलब है कि अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट से फेल हो चुका है। देखिए, हमारे पास कोई तकरीबन 35 से 40 अरब रुपए का जो है ना प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे 35 अरब रुपए के हैं, ठीक, और 5 से 6 अरब रुपए के हमारे जो होते हैं वो मेंटेनेंस के जो है ना, मेंटेनेंस के बेशतर जो हैं, जो मैं जो विजिट किया है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो 2 साल 3 साल लो स्टैंडर्ड है, ठीक। उसकी भी हमने निशानदेही की, इंक्वायरी कमेटियां बैठाई हुई, इनके अपने मेंबरांस को हमने वहां भेजा है जाकर के इसकी चीजों को निशानदेही करें। लेकिन शमीम साहब मुझे एक चीज बता दें, प्रेसिडेंट का एक विजन है, प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है, आपका एक अपना विजन होगा कि जो उस विजन को कंप्लीट करने के लिए आप अपनी एक तगदो कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का विजन, प्राइम मिनिस्टर का विजन, आपका विजन और मुल्क का विजन जो है, एक मुल्क को तरक्की करने का विजन जो हमारा है, एक इदारे की वजह से हम उसको बैंकरप्ट कर दें?
नहीं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये जो मेरी अपनी जो इतनी काविशें हैं, जो इतनी जद्दोजहद है, वो इसीलिए है कि मैं नहीं चाहता कि जो हमारा इस वक्त इस हुकूमत का जो विजन है, सदर पाकिस्तान का 2010-2015 का जो विजन है, जिसके अंदर हमने 300 से लेके 400 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो हमने मुकम्मल करने हैं। अभी हमने चाइना के साथ कराकोरम हाईवे का जो है एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसको जो है 65 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है वो। तो ये सारे चीजें हैं जो कि हमने। तो क्या आप समझते हैं कि उस विजन के रास्ते में ये इदारा रुकावट है? नहीं, ये इदारा रुकावट नहीं है। इसमें ये कि इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की। चलिए इदारे को छोड़ें, करप्शन जो है आपके डिपार्टमेंट में वो एक रुकावट है। देखिए, मैं आपको बता दूं, करप्शन हर जगह है, मगर उसमें आप इस तरह हथियार नहीं डाल सकते। यही तो मैं कह रहा हूँ, हथियार डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको फाइट आउट करने की जरूरत है। फाइट करें, हमें सिस्टम में हमें रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। मैं उसके ऊपर जो है इसमें कुछ कानूनी कबाहत है, इसलिए तो मैंने जीरो टॉलरेंस की बात की। हाँ। सब के उसके हवाले से आपको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी होगी ताकि उसको खत्म किया जाए, रेडिकेट किया जाए टोटली, ताकि ये वंस फॉर ऑल मामला खत्म हो और आपका जो विजन है वो मटेरियलाइज हो सके। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। कोशिश है कि इसकी रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, इसको रीस्ट्रक्चरिंग किया जाए, ताकि जो है इसका जो ये इदारा बने। मतलब बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ऐसा नहीं है कि और हमें इदारों ही की जरूरत है। और यहाँ पे कॉलर्स का सिलसिला जारी है, एक कॉलर से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से और उनका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं हबीबुर रहमान न्याजी बात कर रहा हूँ और लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी न्याजी साहब फरमाएं जी, लाहौर से फरमाइए जनाब। मैं किसान साहब, मैं ये आपका जो टॉपिक है इस पे बात करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। ये जो सड़कें बन रही हैं, मैं बाहर रह के आया हूँ अबू धाबी में काफी अर्सा, और वहां मैं देख के आया हूँ सड़कों की हालत। और यहाँ भी पाकिस्तान में मैं जो सड़कें देखता हूँ, मैंने ये समझा है कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि सड़कें अगर आप लोहे की भी बना दें ना, तो वो भी नहीं रहेंगी जब तक कि आप उनके साथ पानी की निकासी का बंदोबस्त ना करें। ठीक। हमारे यहाँ ये कुछ तस्वुर है, पता नहीं कैसे एक्सपर्ट हैं ये, कैसे इंजीनियर्स हैं कि ये सड़क को बना देते हैं। खूबसूरत सड़कें लाहौर में बन रही हैं, मैं अभी भी देख के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, कि उनके ऊपर पानी इस तरह से खड़ा होता है जैसे कि सुगरानी आ गई है। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। आपकी बात जो है वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन है और इसमें नकासी आप साथ साथ जो बिल्कुल, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपके पास जब तक इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं होगी किसी चीज को समझने की कि कंसल्टेंट ने आपको क्या बना करके दिया है, उस वक्त तक आप इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी इन हाउस जो है चेक एंड बैलेंस जो है नहीं, कैपेबिलिटी नहीं है। हमें इस कैपेबिलिटी को इंप्रूव करना होगा, इदारे को बनाना होगा। इदारा हमारा जो है, इनफैक्ट ये इदारा नहीं है ना, जब भी कोई एक इंडिविजुअल आता है उस इदारे को अपने हिसाब से चलाता है। इदारा जो है जिस वक्त तक नहीं बनेगा, इन हाउस कैपेसिटी इसकी नहीं होगी, कैपेबिलिटी नहीं होगी, ड्राइंग्स को समझने की, कंसल्टेंट ने जो रिपोर्ट दी है या जो प्रोग्रेस दी है उसको आपको खुद भी, आप एक अपना अगर मकान बनाना चाहें और कंसल्टेंट एक बना करके दे दे, मतलब आपको खुद भी तो पता होना चाहिए कि आपके मकान में कितने बेडरूम होंगे। शमीम साहब, आज तक मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा इदारा, इतनी बड़ी वजारत, इतने बड़े बड़े अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स, और एक आपने इस तरह का मैकेनिज्म नहीं बनाया कि उसको डबल चेक किया जा सके कि क्या ये वैलिडेट करता है इसको या नहीं करता, क्या ये एप्लीकेबल भी है या नहीं? देखिए, मुझे 2 साल 2.25 साल इसमें एज ए मिनिस्टर कम्युनिकेशन हुए हैं और मेरा पहले दिन से जो है यहाँ पर यह कि इस इदारे की रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, इस इदारे को रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। जिस वक्त तक ये इदारा रिस्ट्रक्चर नहीं होगा, इसके सिस्टम चेंज नहीं होगा, ये चीज़ें जो है इम्प्रूव नहीं हो सकती। जो ड्रेनेज की बात कर रहे हैं, ये अभी जो नौशेरा पेशावर का जो रोड है वो भी एक प्रॉपर ड्रेनेज ना देने की वजह से फेल हो गया। तो लिहाजा आप उस डिज़ाइन को भी जो है मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए और उस कंसल्टेंट को भी मुरीद इल्ज़ाम ठहराना चाहिए कि जिसने ये डिज़ाइन आपको बना करके दिया। जिस वक्त तक इन हाउस कैपेसिटी नहीं होगी, ना उस कैपेबिलिटी नहीं होगी इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इस किस्म के कंसल्टेंट आपको इस किस्म की डिज़ाइन और ड्राइंग और वो प्रपोजल देते रहेंगे और पैसे बनाते रहेंगे। और नाजरीन, यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा कि मुनीर नियाजी साहब का इंतकाल हो चुका है और एक बहुत बड़ी शख्सियत हमसे जुदा हो गई है। एक नया शहर देखने की उनकी एक आरजू थी, एक उनकी नज़्म भी है, एक नगर ऐसा बस जाए जिसमें नफरत कहीं ना हो, आपस में धोखा करने की जुल्म की ताकत कहीं ना हो,
उसके मकीन हों और तरह के, मस्कन और तरह के हों, उसकी हवाएं और तरह की, गुलशन और तरह के हों। वो एक और शहर में चले गए हैं और इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मुमताज़ अदीब, मुमताज़ शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मुनीर नियाज़ी साहब के हवाले से। इफ्तिखार आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। इफ्तिखार साहब, एक बहुत आज दिल बोझल है और अजीब सी कैफियत है, और जाहिर है कि आपकी भी मुझसे ज्यादा होगी। आपने एक वक्त गुजारा है उनके साथ, मुनीर नियाज़ी साहब के साथ। कैसी शख्सियत थी, एक शायर के तौर पर, एक इंसान के तौर पर? जो भी लोग उनसे मिले हैं और न भी मिले हों और जिन्होंने उनको देखा है, बहुत बड़ा मजमा हो, बड़ी महफिल हो और कोई एक आदमी उसमें बैठा हो और किसी से कहिए जो उनको न जानता हो कि इसमें एक आदमी शायर है, तो जो पहला आदमी पेश नजर होगा वो मुनीर नियाज़ी होते थे। इंतहाई खूबसूरत, खुश लिबास, खुशगुफ्तार, बेहद बजलसन, शोख, जवानी में बहुत तेज फकरा कहने वाले और इससे मजा उनकी बहुत जौलानी पे होती थी। तबीयत मुशायरे में बहुत शादाब रखते थे सबको। फिर खामोश होते गए और आखिर में अदालत के सबब और उम्र के सबब गुस्से गए थे। मगर असल में शायर का तो जो कदोकामत है उसका तयन उसके लिखे हुए लफ्ज से होता है। वो फैज साहब के बाद हमारी शायरी की आबरू और एतबार थे, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि सारी उर्दू दुनिया में, और पाकिस्तानी अदब के एतबार से, उर्दू अदब के एतबार से वो हमारी शनाख्त थे। और जैसी नज़में उन्होंने लिखी, जैसी गज़लें उन्होंने लिखी, जैसे गीत उन्होंने लिखे पंजाबी में, उर्दू में, मैं समझता हूँ वो अपने तरीके के बिल्कुल एक जुदागाना जायके के शायर थे। इफ्तिखार साहब, उनकी शायरी में हम जब देखते हैं तो लफ्जियात और जुमालियात जो है वो बड़े बदरजे औतम नजर आती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, दो बातें हैं। एक तो उसके यहाँ जो जमालियाती एहसास है उसको शेर में मुंतकिल करना, यानी वो अगर सोशल इशूज पे भी लिखते थे, मसलन उन्होंने हिजरत पर लिखा, अपनी माशरत पर लिखा, अपने हालात पर लिखा, मगर कभी भी उन्होंने मंजूम सहाफत के तौर पर, नारेबाजी के तौर पर नहीं लिखा, बल्कि शायरी को जमालियात के और हुनर के तमाम तकाजों को मलहूस रखते हुए लिखा। चुनाचे वो भी शेर जो जिनको आप सियासी कह सकते हैं, गर्दिश तेजतर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना, ये जितने शेर आपको याद आएंगे सियासी पस मंजर के साथ भी, हिजरत के तनाजुर में जो उनके अशार हैं, उनकी जो माशरे में रायगानी के तनाजुर में और एहसास जिया के तनाजुर में जो तन्हाई का मसला है, ये तमाम बातें उन्होंने लिखी। मगर वो तमाम कमाल शायर थे। वो जब गुफ्तगू करते थे तब भी शायर थे, जब वो खामोश रहते थे तब भी शायर थे। पंजाबी में शेर लिखें, उर्दू में शेर लिखें, नज्म कहें, कॉलम लिखें। यही बात मैं यही बात आपसे पूछने वाला था कि एक शख्स उर्दू में भी उतनी ही अच्छी शायरी कर रहा है और पंजाबी में भी उतनी ही अच्छी शायरी कर रहा है, ये तो कमाल की बात है। देखिए, आप फैज साहब ने भी ये किया, मगर मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहूंगा कि फैज साहब की पंजाबी जो शायरी है वो उनकी उर्दू शायरी के मुकाबले में उस दर्जे की नहीं है। मगर जो मुनीर है, इसकी पंजाबी शायरी और उर्दू शायरी दोनों यकसा तौर पर बहुत आला मयार की और कदोकामत की। अच्छा, एक और चीज इफ्तिखार साहब, आपने उनको देखा होगा, वो बहुत कम दाद देते थे लोगों को, और कहा यह जाता है कि लोग उनको दाद देने पर मजबूर हो जाते थे, वो कम दाद देते थे। उनकी खुदी और खुददारी के हवाले से भी थोड़ा सा आप बताएं हमें। आपसे गुजारिश करूं, हमें बहुत ज्यादा बातें हम इंतसाब करने लगते हैं ना अपने बड़ों से। जैसे मुशायरे की रवायत उस तरह की जो बहुत दाद वाली थी ना, वो रफ्ता रफ्ता खत्म होती जाती थी, जिसमें मिसरे उठाए जाते हैं और दाद दी जाती है उस तरह से बहुत आवाज के साथ। मगर वो जब मिसरा किसी का अच्छा लगता था तो उसको वो पसंद भी करते थे। और एक बात ये कि शायर को थोड़े से इज़हार तमकनत का हक होना चाहिए, और ये हक वो इस्तेमाल करते थे। और ये जो उन्होंने अना के बारे में कहा है कि रोका अना ने काविश बेसूद से मुझे, उस बुत को अपना हाल सुनाने न दिया। देखिए, वो जो पिंदार होता है, जो इज्जत नफ्स होती है, जो एक खास वजह की
शायरों में एक खुदनगरी और एहसास होता है ना, और एक तरह की नरगिसियत होती है। और बिलाशुबा मुनीर ऐसे शायर थे कि उनके दोस्त और उनके मद्दा सब जानते थे कि वो एक मंजिल में बहुत नरगिसियत के असीर और कोई उसमें हर्ज नहीं है। बहुत से शायर होते हैं जिनके यहाँ ये तमकरत, यगाना के यहाँ एक तमकरत पाई जाती थी, और हर बड़े फनकार में एक सतह की नरगिसियत जरूर होती है, और उसको एहसास था। वो बहुत खुश लिबास आदमी थे, वो बहुत खूबसूरत आदमी थे, वो बहुत अच्छे शायर थे, और ये उनको एहसास था कि वो बहुत अच्छे शायर हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब, आपने वाकईतन हक अदा कर दिया। आज हमारे अदब को एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, और बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। आप भी दुआ करें, हम भी उनके लिए दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने बहुत जिंदा लफ्ज लिखा है, और मौत को शायरी, मौसीकी, मुसव्विरी, जो फनकार हैं, ये मौत को अपने तख्लीक से शिकस्त देते हैं। तो जब तक उनका लफ्ज जिंदा है, मुनीर जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह। इफ्तिखार आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार आरिफ साहब मुनीर नियाज़ी साहब के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। मुनीर नियाज़ी साहब के दो अशार आपको दोबारा सुनाता हूँ। फरमाते हैं कि ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। शमीम सिद्दीकी साहब, मुनीर नियाज़ी साहब, हमारा भी उनके साथ एक वक्त गुजरा है, तो इसलिए आज यकीन माने कि दिल बहुत बोझल है। आज तो दिल चाह रहा था कि हम लाहौर में होते और उनकी जो आज नमाज़ जनाज़ा है उसमें शिरकत करते, लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आपकी भी यही फीलिंग्स होंगी। और उर्दू और पंजाबी के एक बहुत बड़ा शायर, मैं समझता हूँ कि शायर से ज्यादा वो बड़े अच्छे इंसान भी थे, और इस लिहाज से अच्छा, एक चीज जो हम बात कर रहे थे आपके डिपार्टमेंट के हवाले से, सड़कों का नेटवर्क है, उसमें हम बात कर रहे थे कराची नॉर्दर्न बाईपास की। अच्छा, मकान कोस्टल हाईवे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, प्रेसिडेंट उसके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। इसमें ग्वादर जिवानी जो सेक्शन है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, इसकी क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ग्वादर जिवानी और जिवानी सिक्का का ये जो है तकरीबन 97 किलोमीटर का एक हुआ है, ये भी दिसंबर 2007 तक जो है मुकम्मल होगा। ये FWO के बना रहा है। इसके मुकम्मल होने से कराची से वाया ग्वादर आप ईरान जा सकेंगे। ईरान के लिए आपके पास एक और लिंक आ गया है, पहले ताफ्तान था, अब ये आ गया। अब हमें ईरान को कोई चीज अगर बाय रोड अगर एक्सपोर्ट करनी है तो पहले कराची से उथल आए, उथल से आप जाए कल्लात, और कल्लात से भी 650 किलोमीटर जाए दालबंदी में, फिर आप जाए। यहाँ पर आप कराची से निकलें और 800 किलोमीटर के बाद आप ईरान के अंदर एंटर हो जाएंगे। आप 600 किलोमीटर का जो है आपको ये फायदा होगा ईरान में अगर बाय रोड आपको एक्सपोर्ट करती है, शॉर्टकट हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर 1 शॉर्टकट, और दूसरा जो रोड आपको जो मिला है ये पे बहुत ही इंतहाई अच्छा रोड है। इसकी जो राइडिंग क्वालिटी है, उसकी जो ड्राइविंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, और मैं समझता हूं कि उसके लिंक से बनने से इस रोड की अफादियत और भी बढ़ जाएगी। वैसे तो जिस वक्त ग्वादर पोर्ट स्टार्ट होगा तो मैं समझता हूं कि उसकी अफादियत वैसे ही लोगों को बाद में नजर आएगी, मगर एक बात और भी है, इस रोड के बनने से उसके अतराफ की जितनी भी आबादियां हैं उनकी माशी जिंदगी में एक इनकलाब आया है। जो जगहें उनकी जो 10,000 या 20,000 या 50,000 या 1 लाख रुपए एकड़ हुआ करती थी, आज वही जमीन जो है वो 50 लाख एकड़ की हो गई, और उनकी माशी हालत होगी। कॉलर्स का सिलसिला जारी है, और कॉलर्स के साथ बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि कांटेक्ट हो क्रिकेट के हवाले से भी, और कोई लेग स्पिनर अगर हमें मिल जाए तो हम उनसे बात करेंगे, वरना किसी और से बात करेंगे। कोशिश करते हैं ताकि ये जरा सिनेरियो जो है शेन वॉर्न का उसको जरा टच किया जाए कि उन्होंने ये जो कारनामा अंजाम दिया है उसकी क्या अहमियत है। एक कॉलर से जरा बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब बोल रहे हैं? सर मैं नासिर अब्बास बात कर रहा हूँ हुंजा से। हुंजा से नासिर अब्बास साहब, फरमाएं जी। अपने टीवी की आवाज जरा कम कर दें। साहब से मेरा सवाल था जी, फरमाइए। कि ये जो नॉर्दर्न एरिया में जो हमारा रोड है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम एक इदारे को दिया गया है, लेकिन इसका काम सही नहीं हो रहा। नॉर्दर्न एरियाज में कौन सा रोड? आप KKH की बात कर रहे हैं? वही एक ही रोड है। ठीक, तो इसका काम बहुत खराब है। तो शमीम सिद्दीकी साहब से पूछना ये था
कि NHA ये काम खुद क्यों नहीं कर रही है? तो ये मेरा सवाल था। थैंक यू वेरी मच। NHA के तो भी वो बात कर रहे हैं यार। इसमें ऐसा है कि कराकोरम हाईवे का जो है वो FWO मेंटेन करती है, मानसरा से ऑनवर्ड है ना, तो लिहाजा FWO को डायरेक्ट फंडिंग होती है, वो डायरेक्ट उसको मेंटेन करती है, उसका NHA से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अब चूंकि वो रोड का एक बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है उसका, और वो इतना आसान नहीं है, तो और उसके जो बजट इस वक्त हम साथ दिखा भी रहे हैं, जो उनका जो बजट, उनकी जो एलोकेशन है वो कम है। मतलब उसके लिए अभी हमने सदर साहब से, वजीर आजम साहब से भी दरख्वास्त की है कि उनका जो मेंटेनेंस बजट है उसको बढ़ाया जाए, या फिर कोई और मैकेनिज्म हम उसके अंदर देखते हैं कि ताकि वहाँ की जो वाकई रोड की हालत जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे और वहाँ के लोग भी इसकी शिकायत करते हैं। और मैं खुद भी मैंने उसके ऊपर सफ़र किया है। जिस वक्त बस सर्विस हमने स्टार्ट की थी फ्रॉम गिलगित टू उनका जो बॉर्डर सिटी है खुंजराब, और खुंजराब से उरमची जो है, उरमची जो है वहाँ तक, तो उस वक्त हम गए थे, रोड की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है। मगर अब चूंकि थोड़ा सा अभी आसरा हो गया है कि अभी चाइनीज आ रहे हैं, इसको जुलाई जो भाषा में जो आएगी वो भी जी वो उसी के रास्ते में ही है। वो जो तकरीबन 110 किलोमीटर में है, वो जो है 350 किलोमीटर है खुंजराब से। नहीं, जो भाषा की झील में आएगी वो 110-120 किलोमीटर के करीब है। वो रोड भी जो है चाइनीज बनाएंगे। ठीक। और उसका दायरे के लेवल भी, उसको लेवल जो है 1000 फीट ऊपर लेके जा रहे हैं, नई एक अलाइनमेंट के ऊपर बनेगा, क्योंकि वो भी एक आसान काम नहीं है 110 किलोमीटर रोड बनाना भी। और वैसे ओवरऑल इस रोड को बनाना जो चाइनीज बना रहे हैं, उसके अंदर मकसद ये है कि इसको अपग्रेड किया जाए और रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको हम चौड़ा करेंगे, और उसके अंदर जो शार्प कर्व्स हैं उसको हम उसकी जगह उसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर टनल्स भी बना रहे हैं, ब्रिजेस भी बना रहे हैं, ताकि 40 फीट जो ट्रेलर्स है वो डायरेक्ट वहाँ से जो है कराची और ग्वादर आ सके, क्योंकि उनकी आइंदा की जो एक्सपोर्ट है वो मैं समझता हूँ कि वो इसी रास्ते होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है इनके इस जोन का, जो कि वेस्टर्न जोन कहलाता है, वो तकरीबन 8000 किलोमीटर है बीजिंग और शंघाई से, जबकि ग्वादर का इसकी जो 2500 किलोमीटर है, तो तकरीबन 5000 किलोमीटर का फ़र्क है। तो वो उनकी प्रेफरेंस होगी कि इस यहीं से एक्सपोर्ट करें, और उनकी ख्वाहिश भी है कि कराकोरम हाईवे जो है जल्द से जल्द जो है वो उसको अपग्रेड हो जाए, ताकि वो अपना एक्सपोर्ट वगैरह पाकिस्तान के जरिए करें। अच्छा, साथ साथ हम चूंकि प्रोजेक्ट्स तो बेशुमार हैं, ये कचलक जोब DI खान का जो एक सेक्शन है उसमें 3 सेक्शन है आपके हैं, कचलक जोब है, जोब मुगल कोट सेक्शन है, फिर मुगल कोट DI सेक्शन है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्लात कोयटा चमन जो है ये एक खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। ग्वादर तुर्बत खुजदार रतो डेरो जो M8 है जी, वो भी एक खासा बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इतने बड़े बड़े हैं, साथ साथ मैं चाह रहा हूँ कि आप जरा पोस्टल सर्विस के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि टाइम कम है, तो उसको भी टच किया जाए थोड़ा सा। देखिए, पोस्ट ऑफिस को पिछले 20-25 साल से बिल्कुल इग्नोर किया गया, और आज हम उसकी कारकर्दगी के ऊपर हम तनकीद तो ज़रूर करते हैं, मगर अब ये चीज़ भी हमें ये देखनी चाहिए एज ए मिनिस्टर या जो गवर्नमेंट को, कि हमने उसको दिया क्या है। मतलब ना, सबसे एक्चुअली किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने के लिए उसकी तवज्जो ज़रूरी है, और उसके साथ साथ उसकी फंडिंग भी ज़रूरी है। पोस्ट ऑफिस को ऑल टुगेदर इग्नोर भी कर दिया गया है, और उसको पिछले काफ़ी अरसे से वो नुकसान में भी जा रहा था, मगर पिछले चंद सालों से वो जो है बड़ी मुश्किल से जो है वो प्रॉफिट में आया है। मगर उसके बावजूद भी जो है पोस्ट ऑफिस के अंदर लोग आते नहीं हैं, पोस्ट ऑफिस में लोग विजिट नहीं करते। अगर आप का कभी इंग्लैंड वगैरह या अमेरिका वगैरह जाना हुआ हो, वो तो एक सेंटर होता है, वहाँ सेंटर होता है, हर चीज़ के लिए वो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, और उनकी डिलीवरी भी बड़ी गारंटीड होती है। तो लिहाजा मेरी कोशिश पूरी ये है कि, और नए DG साहब भी आए हुए हैं, हमने उनको भी टारगेट दिया हुआ है, और वो हम इंशाल्लाह जो टारगेट हमने उनको दिया हुआ है वो उसको पूरा करेंगे, कि जो स्टाफ का जो डिजेक्टेड है, डिमोरलाइज्ड हैं, हम उनको एक्चुअली उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। हम उनको जो है अभी भी ईद आ रही है, और उनको हम 15 दिन की पूरे पाकिस्तान के पोस्टल को जो है 15 दिन का हम जो है इंसेंटिव दे रहे हैं,
कि बेहतर काम करने के एवज में, और इसका अनाउंस हम आज जाकर के ऑफिस में इसका करेंगे। आप यहीं पे कर दें, आज इत्तेफाक है कि आपसे यहीं पे हम कर देते हैं ये खुशखबरी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के तमाम एम्प्लॉइज को मैं यहाँ से इस पर कसाना साहब के न्यूज़ प्लस प्रोग्राम से ये बताना चाहता हूँ कि हमने पोस्ट ऑफिस की जो तमाम एम्प्लॉइज हैं उनको ईद से पहले 15 दिन की जो है हम उनकी सैलरी जो है उनको देंगे, ताकि वो अच्छी ईद भी मना सकें और आइंदा जो है अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करें। वेरी गुड। जितने ज़्यादा बेहतर काम करेंगे हम उनके इंसेंटिव उसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जो दूसरे कोरियर सर्विस है या दूसरे इदारे हैं वो भी अपने लोगों को अच्छी कारकर्दगी के ऊपर जो है इंसेंटिव देते हैं। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज क्योंकि मैं अक्सर एक मिसाल देता हूँ कि शमीम साहब के इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव दोनों आइज हैं, और हायर द इंसेंटिव हायर विल बी द इनिशिएटिव, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना आप उसको बढ़ाते जाएंगे इनिशिएटिव जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा। एक खुशखबरी नाज़रीन आपको मिली, और तमाम पोस्टल ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं उनको 15 दिन की तनख्वाह ईद से पहले एक्स्ट्रा जो है वो दे दी जाएगी। ये एक न्यूज़ प्लस के हवाले से खुशखबरी, और शमीम सिद्दीकी साहब ने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान में तमाम लोगों को 15 दिन का बोनस जो है वो दिया जाएगा। बोनस नहीं है, ये इंसेंटिव है, और सैलरी इनको 15 दिन की पहले दे दी जाएगी, और ये खुशखबरी है। लेकिन यहाँ पे अब एक छोटा सा जंप हम लेते हैं और बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद होंगे सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब से पूछते हैं कि शेन वॉर्न ने जो 700 विकेटें लेने का एक रिकॉर्ड कायम किया है उसकी क्या अहमियत है उनकी नज़र में। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम साहब। सरफराज साहब, बीइंग अ बॉलर मुझे जरा बताइएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, 700 विकेटें ले जाना एक लेग स्पिन बॉलर का, और एक ऐसा रिकॉर्ड जो क्या आप समझते हैं कि ये टूट सकेगा कभी? देखिए, रिकॉर्ड जो बनते हैं वो हमेशा टूटते भी हैं। आपने अभी देखा था कि मोहम्मद यूसुफ ने 134 साल क्रिकेट की हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये रिकॉर्ड कभी ना कभी तो जरूर टूटते हैं। लेकिन ये 700 जो विकेटें हैं इसका रिकॉर्ड तोड़ना वैसे आदमी 10 बार सोचता है कि ये कैसे टूटेगा, और ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। पहले देखते थे 400 विकेटें, फिर 500 हुई, फिर अब 700 हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रिकॉर्ड इतना आसानी से नहीं टूटेगा, और बहुत बड़ी अचीवमेंट है शेन वॉर्न। अच्छा, एक चीज देखें कि सरफराज साहब के कल भी उन्होंने 5 विकेटें ली हैं, और ये उनकी आखिरी सीरीज है, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हुआ है। अपनी पीक के ऊपर जाके वो छोड़ रहे हैं, ये क्या सबक नहीं है बाकी भी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए या प्लेयर्स के लिए कि जब वो पीक पे हों तो फिर वो खुदा हाफिज कह दें? आइए देखें, ये उन्होंने खुद फैसला किया है कि उनका जो क्रिकेट में है काफी हैवी है, उनको फील हो रहा होगा। 37 साल की एज है, और परफॉर्मेंस भी जैसे आपने कहा कि उम्दा दे रहे हैं। 5 विकेटें भी हासिल की हैं पहली इनिंग्स में, और अगर खेलते रहे तो खेलते भी रहे। लेकिन उन्होंने एक फैसला किया है कि इस एज में आके आदमी को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए और दूसरों को चांस दिया जाए। तो क्या सरफराज साहब, इस वक्त आप क्या देखते हैं कि दुनिया में कोई और लेग स्पिन बॉलिंग में उनका मुकाबला कर सकता है या करने की पोजीशन में है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई दुनिया में लेग स्पिनर वैसे ही सामने आप देखें कोई स्वाय मैगिल जो ऑस्ट्रेलिया का है, और यहाँ पाकिस्तान में दानिश कनेरिया है, और इसके अलावा लेग स्पिनर दुनिया में नजर ही नहीं आ रहे कि कोई ऐसा कोई चीज का रिकॉर्ड तोड़ सके। तो इस सिलसिले में हमारे यहाँ कोई प्लानिंग हो रही है कि कोई लेग स्पिनर जो हैं उनको ये आर्ट, मैं तो समझता हूँ कि ये पूरा एक आर्ट था जो इस बंदे के पास था, जो नजर आता है। और कोई भी शख्स कल जिस तरह इतने बड़े बैट्समैन उनके सामने आउट हो रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि वो कैसे उनको खेल रहे थे और डर डर के खेल रहे थे, हर गेंद के ऊपर उनको सोचना पड़ रहा था। देखिए, जो आपने आज कहा है तो उसमें मैं मजीद लोगों के लिए ये बता दूं कि आज से 4-5 साल पहले मुझे याद है कि शेन वॉर्न ने, और ये हमारा जो पाकिस्तान का फास्ट स्पिन बॉलर अब्दुल कादिर है, ये मेलबर्न में जाके मेलबर्न की तरफ से खेला भी था लीग में, और वहाँ शेन वॉर्न ने इससे मजीद सीखा था। और उसके बाद शेन वॉर्न का मुझे बयान याद है कि अखबार में मैंने पढ़ा कि अब्दुल कादिर से उसने गुगली और दूसरी फ्लिपर वगैरह मजीद सीखा है, और उससे उसकी बॉलिंग में बड़ा निखार आया है। और मैं ये हैरान हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चीजें सामने देखते हुए दानिश कनेरिया या दूसरे स्पिन बॉलरों के लिए फौरी तौर पे अगर अब्दुल कादिर की खिदमत ले तो बॉलिंग में भी निखार आएगा और प्लेयर भी बेहतर, आइंदा जो स्पिन की कमी है
वो भी पूरी हो सकती है। बिल्कुल सही बात की सरफराज साहब आपने, और आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्रिकेट के हवाले से बात हो रही थी। आखिरी लम्हात हैं, लेकिन चाहते हैं कि ज़रा पाकिस्तान पोस्ट की बात हो रही है, तो पाकिस्तान पोस्ट के जो अब सेंटर की बात कर रहे थे कि एक ऐसा सेंटर बना दिया जाए पोस्टल ऑफिस को कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो और तमाम सर्विसेज अवेलेबल हों, एक शख्स जाए अंडर वन रूफ उसको तमाम सर्विसेज जो है मिल जाए। तो इस पे किस हद तक प्रोग्रेस हो चुकी है? देखिए अभी IT वालों से बात हो रही है और कि ताकि एक वहाँ पे सेंटर बना दिया जाए ताकि लोग वहाँ पर आएँ, अपने ईमेल एक्टिविटीज़ में उसको आकर के करें, और या फिर एक और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पर टेलीफोन के साथ, यानी कि हम कैमरा वगैरह इस तरह लगा दें कि अगर बात करनी हो तो वो यहाँ से आकर के और जा कर के बाहर किसी से बात करनी हो तो वो सामने नज़र आए। तो इस किस्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़े हमारा फोकस है इस वक्त यूटिलिटी बिल्स के ऊपर, ठीक, ताकि अब पाकिस्तान के अंदर कई करोड़ यूटिलिटी बिल्स महीने के होते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट 50% शेयर जो है हम उसमें से लें, क्योंकि जितने भी बैंक्स हैं उन सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो हमारे पास है। उससे आपका रेवेन्यू जो है वो रेवेन्यू भी हमारा बढ़ेगा। हमारा जो 8 रुपये मिलते हैं पर बिल के जो है वो हमें मिलेंगे, उसको हम अपने आमदनी पोस्ट ऑफिस की इनकम के साथ साथ हम अपने लोगों को भी इंसेंटिव देंगे। उसी तरीके से हम अपने लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उनका मोरल जो है इसी तरीके से हम हाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मोटरवे पुलिस, उसका भी थोड़ा सा ज़रा देख लें कि उस पर क्या सूरत हाल है, किस तरीके से उस पर काम। देखिए मोटरवे पुलिस के लिए मैं आपको बात ये बताऊं कि भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने कहा पाकिस्तान का ये वो वाहिद इदारा है जिसके अंदर ज़ीरो करप्शन है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, एजाज़ की बात है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल, मैं आप देखें कि बिल्कुल इसी तरीके से कि मेरा उनके ऊपर इसी तरीके से मैं उनको देखता हूँ कि हम उनको कहीं भी किसी भी किस्म की कोई रियायत एटलीस्ट मैं नहीं देता, इसलिए कि एक गलती से एक सही इदारा अगर बन गया है इस मुल्क के अंदर तो उसको हमें हर हाल में जो है ना उसको बचाना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। तो मैं उनकी बात हर जगह करता हूँ और उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। अब इनमें इस वक्त कराची से पेशावर तक ये लोग मौजूद हैं और इस मोटरवे पे भी मौजूद है लाहौर तक, मगर अब हम इनको ग्वादर मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर भी हम इनको ला रहे हैं और इसके साथ कराची से कोयटा तक भी हम इनको ला रहे हैं। चौथे फेज़ में हम इनको कराकरम हाईवे भी लेके जाएंगे और इंडस हाईवे के ऊपर भी करेंगे। जैसे जैसे ये रोड मुकम्मल होते जाएंगे मोटरवे पुलिस को हम इनको हर जगह जो है मुतारिफ कराएंगे, वहाँ पर डिप्लाई करेंगे। इसकी वजह से रोड की जो एक्सीडेंट रेट है वो कम हुए हैं, वायलेशंस जो है वो कम, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, लोग ट्रैवल करते हैं, सेंस ऑफ जो है सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। उसकी वजह से देखिए लोग पूरी रात जो है इन रोडों के ऊपर सफर करते थे, पहले नहीं करते थे, अब सफर कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं। एक और चीज़, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपने शुरू किया, मैं समझता हूँ कि ये वो इदारा है जिसको आज तक अभी तक हाईलाइट नहीं किया हमने, और इसके अभी तक ये था कि इनकी जो 350 के करीब इनके स्टूडेंट्स निकलते हैं साल में, उनकी वो अभी निकलते हैं, उनकी दूसरे दिन जो है उनकी जॉब्स हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर कहीं भी कोई इदारा मुझे ये नहीं बता सकता कि जो कि डॉक्टर हो या इंजीनियर हो कि निकलने के दूसरे दिन के बाद उनको जॉब मिल जाती है। कि ये जो है हम जो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरीज हैं उनके ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस वहाँ पर हम बनाते हैं, तो उसकी बाहर बहुत ज़्यादा डिमांड है इस वक्त। देखें इस खित्ते में ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट में, पाकिस्तान में, इधर जो है कंस्ट्रक्शन बूम आया हुआ है और पाकिस्तान के अंदर खुद भी बहुत ज्यादा इसकी और उसमें लोगों को मालूम होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है क्या, उसको ऑपरेट कैसे करना है। अब आपको मैं एक और खुशखबरी बता दूं कि इसी किस्म का इदारा जो है हम सिंध, बलूचिस्तान और फ्रंटियर में और आज़ाद कश्मीर में और नॉर्दर्न एरिया में बना रहे हैं। गवर्नमेंट ने हमें इसकी मंजूरी भी दे दी है, PC1 अप्रूव कर दिया है। ये ऑल टुगेदर 6 होंगे, मतलब 4 हमारे इसमें आज़ाद मुजफ्फराबाद में। इसी खुशखबरी के साथ आपका शुक्रिया शमीम सिद्दीकी साहब, आप तशरीफ लाए। और तो इसमें हम आपको ये बता दूं कि हम इसकी जो अब 3.5 से हम बढ़ा करके टोटल दूसरे हमने बनाया कि 5000 जो है हम अफराद यहाँ से सालाना प्रोड्यूस करें इंशाल्लाह। और ये खुशखबरियाँ नाज़रीन आपने सुनी पोस्टल सर्विस के हवाले से भी और आखिर में इंस्टीट्यूट्स के हवाले से भी। और आपका शमीम सिद्दीकी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ लाए।
लाए। नाज़रीन, आखिर में दुआ कि आप खुश रहें और जहाँ पे भी रहें खुशियाँ बांटते रहें। इसके अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। स्पुर्दम बतोमाए खेशरा तो दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।